नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। दीनदयाल टॉप इस समय पंकज चतुर्वेदी, कवि और आलोचक पंकज चतुर्वेदी के साथ बातचीत कर रहा है। इस बातचीत को किस मौके पर किया जा रहा है और उसको मौका कहा जाए कि न कहा जाए, कवि, आलोचक और पत्रकार मंगलेश डबराल नहीं रहे। 9 दिसंबर को उनका निधन हुआ। कोरोना से पीड़ित थे, एक वैश्विक महामारी से पीड़ित थे। दिल्ली की एम्स में भर्ती थे, वेंटिलेटर पे थे। अपडेट्स जो आ रहे थे वो काफ़ी भयावह थे। तो दीनदयाल टॉप ने सोचा कि जैसे हम अपने समय के महान कलाकारों को याद करते हैं, जैसे हमने इब्राहिम अलकाजी को याद किया, जैसे हमने दूसरे कवियों को, दूसरे रंग कवियों को, अभिनेताओं को याद किया, वैसे हम मंगलेश जी को याद करें। पंकज जी साथ में हैं, पंकज चतुर्वेदी साथ में हैं। मतलब जितना साहित्य मैंने समझा है, जितना साहित्य मैंने देखा है, उन सब में मेरे लिए पंकज चतुर्वेदी जितने रहे हैं, मंगलेश डबराल भी उतना ही रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं रहे हैं। बहरहाल ये बात मेरी नहीं है, पंकज जी से बातचीत करते हैं। पंकज जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। सबसे एक पहली मुलाकात मंगलेश जी से कैसी रही, कब हुई थी, ऐसी कोई स्मृति है उसकी? हाँ, एक स्मृति है। आजकल पत्रिका जो थी, पंकज बिष्ट उसके एडिटर थे। प्रकाशन विभाग, भारत सरकार का जो प्रकाशन विभाग से वो निकलती है पत्रिका, अभी उसने शायद अपने प्रकाशन के शायद 75 इयर्स पूरे किए हैं, शायद, या 50 इयर्स पूरे किए। वो प्रकाशन विभाग की मैगजीन है, तो उसमें इनका संग्रह आया था तीसरा, मंगलेश डबराल जी का, हम जो देखते हैं। उसी पर उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, बाद में मिला वो। लेकिन वो नया संग्रह आया था, तो मुझे पंकज बिष्ट जी ने दिया। मैं उस समय उन दिनों JNU का विद्यार्थी था। उन्होंने कहा कि आप इसकी रिव्यू कीजिए हमारी मैगजीन के लिए। 3 संग्रह दिए मुझे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तीनों की नहीं कर पाऊंगा, इन तीनों में सबसे अच्छा संग्रह मंगलेश जी का है, इस पर मैं लेख लिख सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने उस पर लेख लिखा था। उसका शीर्षक था निराशा में भी सामर्थ्य। इसी नाम से फिर वो मेरी किताब भी आई। हाँ। तो वो लेख जब आजकल में प्रकाशित हुआ, उसके कुछ दिनों बाद साहित्य अकेडमी सभागार में कोई साहित्यिक कार्यक्रम हुआ था, तो मैं वहां गया था। उसमें मंगलेश जी आए थे, और कार्यक्रम के बाद जब हम लोग सड़क पर चल रहे थे, तो मैंने देखा कि वो मेरी ओर बढ़ रहे थे। अब लेख छप चुका था मेरा, लेकिन मैंने, अब वो हिंदी के एक मेजर पोएट के रूप में एस्टेब्लिश हो चुके थे उसी समय, और ये 94-95 की बात है। था कि मैं उनसे जाके कहता कि मैंने आपकी किताब पर लेख लिखा है, वो आजकल में आया है। तो मेरा तो साहस नहीं था ये। वो मेरे पास मेरी ओर बढ़ रहे थे, और मुझे याद है, और उन्होंने कहा कि आपने वो लेख लिखा है, मैं शुक्रिया, उन्होंने कहा कि शुक्रिया कहा उन्होंने। ये मेरी पहली मुलाकात जो थी, बहुत मॉडेस्टी है इसमें मंगलेश डबराल की ओर से, कि एक नए स्टूडेंट से, एक विद्यार्थी से, जो साहित्य का विद्यार्थी है, शायद मेरी उम्र उस समय 25 साल रही होगी या 24 साल रही होगी, 24 साल की उम्र थी शायद। उसमें वो आके कह रहे हैं कि आपने लेख लिखा है, मैं शुक्रगुजार हूँ, ये कहा था। अच्छा। ये एक संक्षिप्त इंटरेक्शन था पहला। ये बहुत मॉडेस्टी थी उनमें। वही इंप्रेशन मेरी चेतना पर पड़ा उनका। अच्छा, फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है आपका। उसके बाद मुलाकातें पता नहीं हुई कि नहीं, मुझे याद नहीं है। फिर मुलाकात मेरी हुई इलाहाबाद में। अच्छा। असल में मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन क्या होता है कि मेमोरी में सिलेक्शन एंड रिजेक्शन की जो प्रोसेस है, वो अपने आप चलती रहती है। यानी कि अगर ब्रेन जो है, दिमाग आपका, सारी चीजों को
स्टोर करेगा तो दिमाग जो है ब्लास्ट कर जाएगा। तो दिमाग में सिलेक्शन चलता रहता है। ये एक मेडिकल एंड नेचुरल प्रोसेस है कि कुछ चीजों को दिमाग सेलेक्ट करता है, स्टोर कर लेता है अपने मेमोरी, उसका जो भी कोर्स होता है, और कुछ चीजों को दिमाग जो है वाइप आउट कर देता है। तो मेरे पास दूसरी स्मृति उनकी है, वो इलाहाबाद की है। वो हिंदुस्तानी एकेडमी सभागार में कोई कार्यक्रम था, शायद पहल सम्मान समारोह था। अच्छा। तो उसमें मंगलेश जी आए थे और वीरेन डंगवाल भी थे। और दोनों हिंदी के मेजर पोइट्स थे। और भी लोग थे, बहुत सारे साहित्यकार थे। उसमें मैं सबसे पीछे वाली कतार में बैठता था और इन लोगों से बच के रहता था। अच्छा। ये हिंदी के लर्नर, मैं एक न्यू कमर था, तो मैं बचता था इन लोगों से। अच्छा। मैं इनके पास नहीं जाता था। नमस्कार तो कर दिया था मैंने, लेकिन अदरवाइज मैं इनसे दूर दूर रहता था, छिप के रहता था। सोचता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए इनसे बात करने में। तो मंगलेश जी मेरे पास आए, दूसरी बार, ये इलाहाबाद में हुआ, और कहा कि बहुत छिप छिप के बच बच के रह रहे हो, क्या बात है? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं छिप नहीं रहा हूँ, वो थोड़ा संकोच लगता है और मुझे लगता है कि मैं आपसे बात करने में कोई गलती ना हो जाए मुझसे। बोले नहीं, ये गलती की क्या बात है, बात करनी चाहिए तुमको, तुम्हारा संग्रह आया है। उस समय एक कविता संग्रह आया था मेरा 98 में, एक अच्छा। संपूर्णता के लिए पहला संग्रह था वो। तो वो शायद उन्हें कहीं से मिल गया था। तो मुझसे बोले कि क्या नाम है उस संग्रह का? तो एक संपूर्णता के लिए जब मैंने कहा, तो बोले हाँ मुझे याद है, अच्छा नाम है। और अच्छा। उससे आया, अच्छा संग्रह है। फिर बोले उस पर चर्चा नहीं हुई ठीक से। तो मैं चुप हो गया, मुझसे कुछ कहते नहीं बना। तो वो नए लोगों को पसंद करते थे और उनको एनकरेज करते थे, और संग्रह अच्छा रहा हो या न रहा हो, उन्होंने ये कह के थोड़ा आत्मबल मेरा बढ़ाया। वो देखिए, वो सिर्फ कवि नहीं थे, वो तमाम कवियों के निर्माण में मदद करने वाली एक हमारे समय की लीडिंग रोशनी थे। और कवि का काम केवल कविता लिखना नहीं होता है, उसका काम हमारे समाज में कविता की जो जगह सिमटती जा रही है, वो कविता का एक वातावरण बनाना समाज में। कविता का वातावरण बनाने का मतलब है मेरा मनुष्यता का माहौल बनाना। एक समाज जिसमें मनुष्यता के लिए, संवेदना के लिए, कविता के लिए अवकाश लगातार छीनता जा रहा है। उसमें जनसत्ता के वो साहित्य संपादक थे, रविवारी जो मैगजीन है जनसत्ता की, 18 वर्ष तक निरंतर वो उसके रविवारी के एडिटर रहे, और उसमें हिंदी की श्रेष्ठ कविता प्रकाशित की उन्होंने। वो एक मानक हो गया था रविवारी, और माना जाता था कि उसमें अगर कोई कविता छप गई है तो वो कविता श्रेष्ठ है, उस कविता का कवि भी श्रेष्ठ है। ऐसा एक मंगलेश डबराल जी ने एक मानक स्थापित किया था हिंदी में। तो और वो हमेशा चिंतित रहते थे नए कवियों को। अभी भी मुझसे 2 दिन पहले कहते थे कि एक प्रकाशन के, मतलब उससे अनौपचारिक तौर पर उसके एडवाइजर की तरह वो जुड़े हुए थे सेतु प्रकाशन से। कह रहे थे, पंकज हमारी योजना है, जो नए कवि बिल्कुल आ रहे हैं उनकी सीरीज आनी चाहिए सेतु प्रकाशन से, उनके नए पहले कविता संग्रहों की। उस पर वो काम कर रहे थे। तो मुझसे उन्होंने नाम पूछे कि बिल्कुल नए जो कवि हैं उनमें बताओ कौन अच्छे कवि हैं, उनकी श्रृंखला होनी चाहिए। तो ये इस तरह के थे, बहुत सारी बातें हैं। एक आपने कहा कि अगली मुलाकात कब हुई, ये इलाहाबाद वाली घटना मैंने बताई। सेतु प्रकाशन से ही उनका आखिरी संग्रह आया है, स्मृति एक दूसरा समय है। बिल्कुल इसी साल आया है जी। इसी साल 2020 में ही आया है, और मैं उसको है मेरे पास। हाँ, और उसमें कई कविताएं हैं। मतलब कल मेरी एक कवि से बात हो रही थी, तो उन्होंने उस कविता का जिक्र किया और उस परंपरा का जिक्र किया कि जब मंगलेश डबराल के साथ कोई शराब पीने बैठता था तो वो के बजाय नमस्ते कहने की परंपरा उन्होंने शुरू की। नहीं, ये उनकी नहीं है, वीरेन डंगवाल की है, जहां तक मैं जानता हूँ। वीरेन डंगवाल चीयर्स की बजाय नमस्ते कहते थे। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो शुरुआत होती है ना, हाँ, शुरुआत के समय हो सकता है वीरेन और मंगलेश बड़े अभिन्न मित्र थे। हाँ।
तो हो सकता है मंगलेश से वीरेन ने लिया हो ये। लेकिन मेरे जितने भी इंटरेक्शन इन दोनों कवियों से हुए हैं, मैंने मंगलेश को कभी नमस्ते कहते नहीं सुना। ये वीरेन डंगवाल कहते थे शुरुआत में, बिल्कुल। अच्छा। चीयर्स के बजाय नमस्ते कहते थे। ओके। और मैंने जो उन पर किताब लिखी है संस्मरण की वीरेन डंगवाल पर जी, उसमें मैंने इसका जिक्र किया है। अच्छा। कि हाँ, मैंने लिखा है कि तुम चीयर्स के बजाय नमस्ते कहते थे। तो उसमें उस मंगलेश मैं रेफरेंस यहाँ पे मैं इसलिए लेकर आया नमस्ते का कि मंगलेश जी शायद नमस्ते लेकर आए कि नहीं आए, तो लेकिन उनकी कविता है माँ का नमस्कार, उसमें कि जब उसमें आखिरी में है। हाँ, उसमें आखिर में कहते हैं कि मृत्यु जब आई होगी तो माँ ने उसे भी कहा होगा कि आओ नमस्कार, आओ बैठो बैठो बांटो कुछ खाओ। तो वो कह रहे थे कवि जो बहुत मार्मिक कविता है, बहुत मार्मिक कविताएं हैं। मतलब आप सिद्धांत जी, हाँ, दुनिया में कोई ऐसी कविता नहीं होगी जिसमें मृत्यु जैसी निर्मम जो चीज है या निर्मम वो कोई शय है, सत्ता है, उसके प्रति भी संवेदना मिलती है मंगलेश के। और उसके प्रति कितनी करुणा है, उसके उस पूरे भाव, उसको कितने ज्यादा भाव भरी निगाहों से देखते हैं मंगलेश जी उस पूरी कविता। वो कविता देखिए, उस कविता में है कि माँ है और माँ, कोई भी मेहमान घर में आता था तो माँ कहती थी आओ बैठो कुछ खाओ। और जब माँ नहीं रहती हैं तो कवि उनको याद करते हुए कहता है कि मृत्यु जब आई होगी तो माँ ने मृत्यु से भी कहा होगा कि आओ बैठो कुछ खाओ। मेरे तो ये मृत्यु जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये मतलब ये संग्रह मेरे हाथ में इस समय, मैं आज इसको कई बार पलट रहा था। और जी, आप उन कुछ लोगों में से हैं जो जानते हैं कि मंगलेश जी से मेरा कैसा संवाद रहा आया है। फिर से माँ वाली कविता पर आ जाते हैं हम लोग। संग्रह मतलब मेरे हाथ में है और इसको मैं बार बार आज पलट रहा था। और मतलब बीते ही दिनों मैंने इसको पैंडेमिक जो शुरू हुआ, फिर बीच में कई सारा काम था, उसमें इन बातों में मैं इसको पढ़ नहीं पाया था, हाथ ही नहीं लग पाया था मेरे। फिर मेरे एक मित्र से मुझे के यहाँ दिखा मुझे, तो मैंने कहा कि ऐसे मैं ले जाता। ये मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त की बात है शायद। मैंने लगा कि ये मैं पढ़ नहीं सका हूँ, कुछ काम तो मैंने फुटकर इधर उधर कहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं पढ़ जाता हूँ। और वो माँ वाली कविता जो मंगलेश जी ने लिखी है, मतलब जिसकी आखिरी पंक्ति मतलब आपको रुला ही देती है हर बार। बिल्कुल। वो देखिए ऐसा है, मंगलेश डबराल जी, जैसा मैंने कहा कि मृत्यु के प्रति भी एक संवेदना, एक करुणा का भाव। मंगलेश डबराल की विदाई है ना, वो इसलिए उसका बहुत बड़ा लॉस महसूस किया जा रहा है कि मंगलेश डबराल की विदाई करुणा की, संवेदना की और प्यार की, इन चीजों का अभाव महसूस कर रहे हैं हम लोग। कि उनकी कविता जो है क्रांति की कामना की कविता तो है, लेकिन सिद्धांत जी, क्रांति की कामना का कोई औचित्य नहीं है अगर आप किसी वैकल्पिक समाज का सपना नहीं दिखा पाते हैं। यानी कि अगर एक ऐसा समाज जिसमें प्यार हो, संवेदना हो, करुणा हो, उसकी कविता अगर नहीं है आपके पास, तो क्रांति की कामना का क्या औचित्य है? यानी कि फिर मैं ये सवाल करना चाहूंगा ऐसे कवियों से जो निरी क्रांति के कवि हैं कि आप क्रांति करना क्यों चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? अगर तो मंगलेश के यहाँ तो वो सपना दिखता है, वो लक्ष्य दिखता है, वो एक संवेदनशील, एक प्यार भरा, एक करुणा से आप्लावित समाज, इसकी रचना का सपना उन्होंने देखा और अपनी कविता में जिसको रचा, एक प्रति संसार, जो संसार हमें उपलब्ध है, जो गिवन संसार है, उसके बरक्स उन्होंने कविता जो काम करती है, एक प्रति संसार की रचना करती है, वैसे संसार की जैसा संसार हमें चाहिए। तो इसलिए उस कविता में मैं वापस आ रहा हूँ। उस कविता में आखिर में जो मतलब हम एक लाइन मुझे बार बार क्लिक कर रहा था कि हम भूल रहे थे। आखिर में जब मृत्यु आई तो उसने मतलब माँ ने उसे भी नमस्कार किया होगा और अपना जीवन उसे देते हुए कहा होगा, बैठो कुछ खाओ। क्या बात है, मेरे पास ही अपना जीवन उसे देते हुए कहा होगा। बहुत
बहुत कारुणिक है, बहुत मार्मिक है। माँ पर और पिता पर उनकी बहुत सी कविताएं हैं। और एक कविता है जो पिता जो है अपना चश्मा बनवाने शहर आए हुए हैं गांव से, और पिता पीछे छूट जाते हैं, उनके आगे आगे चलता हूं मैं। तो उसमें वो ये बहुत है, माँ और पिता से बहुत ज्यादा लगाव की कवि। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि जब मंगलेश जी की कविताओं पर बात कर रहे हैं, किसी भी कवि की कविताओं पर बात कर रहे हैं, तो हम उसके जीवन पर बात करते हैं। हमने आपसे उनके इंटरेक्शन की कहानियां और उनकी बातें तो सुन ली, कवियों के किस्से जो होते हैं हम जानना चाहते हैं। मतलब कवि का व्यवहार कैसा है, कवि जीवन में कैसा था, कितना क्या था? एक तो बहुत बड़ी बात जी, कितना क्या था कवि? एक तो बहुत बड़ी बात ये थी उनमें कि वो जो आउटर अपीयरेंस होता है उस पर कभी जीवन में टिप्पणी नहीं की उन्होंने। जबकि मैं उनके घर में ठहरा हूँ, उनके घर में कई बार मैं कई दिन रहा हूँ। लेकिन जैसे कि लोग मिलते हैं ना, तो कहते हैं कि ये तुमने दाढ़ी क्यों रखा ली है, ये तुम शेव क्यों करा लिया तुमने, या तुम्हारे बाल बहुत बड़े बड़े हैं, इस टाइप का, या ये कपड़े कैसे पहने हो, इस पर कभी कमेंट नहीं करते। ये उनका ये बहुत बड़ी बात थी कि जूते, चप्पल, कपड़े और ये आपका जो अपीयरेंस है, ये उनके लिए कोई मानी नहीं रखता था। और वो एक बार मेरे घर आए कानपुर में, नेशनल बुक फेयर यहाँ भी होता है, नेशनल बुक फेयर होता है कानपुर में जी। तो उसके उद्घाटन के लिए आए थे, मुख्य अतिथि। 2010-11 की बात होगी ये। तो मेरे घर में ठहरे थे वो। तो मेरे घर में छोटा फ्लैट है, तो अंग्रेजी में जो एक्सप्रेशन है वही ज्यादा एक्यूरेट एक्सप्रेशन है कि हिंदी में 3 कमरे होते हैं, अंग्रेजी में 2 रह जाते हैं, और वही ज्यादा सही है अंग्रेजी वाला जो एक्सप्रेशन है। क्योंकि यूज तो 2 ही कमरों का हो पाता है, बाहर वाला तो बैठक होती है वो। तो इसमें आए, इसमें सबसे अच्छा कमरा था। 2 कमरे और 2 में जो बेटर था उसमें मैंने उनको बैठाया, और वो सुसज्जित था काफी, मतलब जैसी सुविधाएं होती हैं वो थी। और तो उसमें बैठे रहे, परेशान थे। मैंने कहा कि आप सफर से थके हुए हैं और सर कुछ आराम कर लीजिए, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा, थोड़ा परेशान से लगे। तो मैंने जब आराम करने को कहा तो वो बोले, नहीं मैं सो चुका हूँ, रात की गाड़ी थी। तो मैंने कहा, आप परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ऐसे कमरे में ले चलो जिसमें किताबें हो। वो जो कमरा था उसमें कोई किताब नहीं दिखी उन्हें, तो परेशान हो गए वो। अच्छा। तो फिर ये जिस कमरे में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी स्टडी है, इसमें हजारों किताबें हैं। फिर इस कमरे में ले आया मैं उनको। तो जब वो नहीं रहे, मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लो था, ये बहुत आघात था। ये 3 शब्द जो उनके मित्र कवि असद जैदी ने फेसबुक पर लिखे, मंगलेश नहीं रहे, तो 3 शब्द छाती पर लगते हैं एक आघात की तरह। तो मैंने पहला पीस यही लिखा कि अब आप जहां कहीं भी होंगे, मुझे यकीन है वो किताबों वाला कमरा जरूर होगा। तो क्या कहें सीधा। एक किस्सा ये है। एक और किस्सा है, इनके जो प्रिय कवि थे, मित्र कवि थे, वीरेंद्र डंगवाल। तो दोनों मेजर पोएट्स थे, लेकिन दोनों का जो टेम्परामेंट था वो डिफरेंट था। जैसे मंगलेश अंतर्मुखी स्वभाव था उनका जी, उदास रहते थे और विचारशील रहते थे, विचारों में डूबे हुए रहते थे, लेकिन मुस्कुराते रहते थे। जब मिलते थे तो मुस्कुराते थे। मेरी शादी में आए थे कानपुर, तो मुझे वो पगड़ी पहना दी थी शादी वाली, तो उसके कारण मुझे हल्का सा सिर में भारीपन जैसा लग रहा था। तो मैं उदास बैठा था वहां। अच्छा। तो मंगलेश जी मेरे पास आके बोले,
कुछ मुस्कुराओ भाई, तुम्हारी शादी हो रही है। तो एक ये है। और इसके बाद वो जब भी कोई किताब आती थी वो मेरी पत्नी का नाम जरूर लिखते थे उसमें, पंकज संध्या के लिए। ये ध्यान रखते थे वो, जो उनकी कविता की विशेषता है कि वो एक एंड्रोजिनस कविता, उन्होंने एक एंड्रोजिनस कविता जिसमें मंगलेश के भीतर की स्त्री भी दिखती है, उनके भीतर का पुरुष भी है, वहाँ दोनों का संश्लेषण है उस कविता में। वो जिससे जुड़ते थे उसके परिवार का भी ध्यान रखते थे। पंकज संध्या लिखा है, ये जो किताब है इसमें थी एक दूसरा समय है, इसमें देखिए लिखा है प्यारे पंकज संध्या शुभकामना। तो वो एक किस्सा ये है कि वीरेन नंगवाल वैसे थे, बहुत वाचाल थे, बहुत तो नहीं लेकिन बोलने वाले वाचाल थे, बहिर्मुख स्वभाव था, एक्सपर्ट थे। मंगलेश जी इंट्रोवर्ट। और मुझे एक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि मुझे अवसाद हो गया, डिप्रेशन का मर्ज हुआ और 2-3 साल रहा, 2006-7 से लेके 2010 तक जी 3 साल में सफर किया। तो मैंने कहा कि मुझे अवसाद हो गया है, उसकी दवा भी चलती है। तो वो दवा पूछते थे फोन पर, कौन कौन से टैबलेट चलता है। तो मैंने कहा रेक्सिप्रा और पेट्रिल एमडी 2 दवाएं बताएंगे। तो बोले तुम पेट्रिल लेते रहो, रेक्सिप्रा छोड़ दो। अच्छा। तो वो दवाओं के बारे में भी बहुत व्यापक जानकारी और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बहुत जानते थे। एक लिव 52 वो एक लीवर की बड़ी लीवर का बहुत फेमस सप्लीमेंट है, हिमालय कंपनी का है, लिव 52 DS। तो मैंने कहा DS क्या होता है सर? तो बोले डबल स्ट्रेंथ। तो बोले लिव 52 DS लिया करो, एक सुबह ले लो, एक शाम को ले लो। ऐसे ही उन्होंने एक दांतों की दवा मुझे बताई थी, ये पीछे रखी है, G32। और इसको प्रयोग करने का तरीका भी बताते थे। और क्या हुआ कि ये अवसाद वाली जब बात मैंने बताई इनको, तो मुझसे उन्होंने एक विदेशी कवि के हवाले से एक ऐसी बात कही जिसको मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा देखो, एक विदेशी कवि ने कहा है, बाद में मैंने मालूम किया कि वो कवि कौन है, तो वो है राइनर मारिया रिल्के। अच्छा, रिल्के। राइनर मारिया रिल्के। उन्होंने कहीं लिखा है कि अगर आप अवसाद में हैं तो इसका मतलब है कि आप सही हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा मर्ज है वो इसलिए है कि तुम सही हो। सही व्यक्ति जो है वो हमारे समय में यातना सहने के लिए अभिशप्त है। जो मूल्यनिष्ठ व्यक्ति है उसको यातना मिलेगी, कष्ट मिलेगा। ये मंगलेश डबराल की कविता की एक केंद्रीय थीम है। आप वो कविता शुरू से आखिरी तक पढ़िए तो उसमें इंसान तकलीफ सहता हुआ मिलता है, और वो तकलीफ इसलिए सह रहा है क्योंकि वो सही रास्ते पे चल रहा है। तो मुझे बड़ा आत्मबल मिला उनकी इस बात से। वरना आप किसी को बताएं कि मुझे डिप्रेशन है तो वो कोई ऐसी बात नहीं, शायद बहुत आपको सुनने को ना मिले ऐसी बात कि जिससे आप अपने आत्मबल को हासिल कर पाए। तो ये मंगलेश जी थे, इंट्रोवर्ट थे। इनकी कविताओं में भी आपको एक विचारशील, एक मननशील, एक संजीदा, एक संवेदनशील, एक बहुत ही आदर्श, जो एक बहुत ह्यूमननेस से भरा हुआ एक नागरिक आपको मिलेगा। और जो वीरेन नंगवाल इनके मित्र थे वो एक्सट्रोवर्ट थे, वो काफी आउट स्पोकन थे। और वो मजाक और चुहल बहुत पसंद करते थे। उनकी कविता में भी बहुत वो है, विनोद प्रियता बहुत है। उनकी कविता में व्यंग्य धर्मिता बहुत है। तो एक बार क्या हुआ, किस्सा आप कह रहे थे, किस्सा बताइए कोई। कि इलाहाबाद में जब वीरेन नंगवाल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट थे वीरेन डंगवाल। कि मंगलेश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगलेश की औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी। शायद आप भी ना जानते हो कि आज के समय में ज्यादातर कवि एमए तो होते ही होते हैं। और मैं ये बात उनके सम्मान में बता रहा हूँ, उनके अवमूल्यन में नहीं बता रहा हूँ, उनकी अवमानना में नहीं बता रहा हूँ। मंगलेश डबराल की औपचारिक शिक्षा केवल इंटरमीडिएट थी। ये बात उन्होंने मुझे भी बताई थी एक बार फोन पे। आपको फोन पे बताई, लेकिन मुझसे कभी जिक्र नहीं किया इसका उन्होंने। मुझे ये बात वीरेन डंगवाल ने बताई थी। अच्छा। कि मंगलेश केवल इंटरमीडिएट है और इसलिए कोई नई सर्विस लगने में, जैसे जनसत्ता जब छूटा तो प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हर जगह वो बीए एमए के सर्टिफिकेट मांगते थे। तो मंगलेश का देखिए कितना बड़ा काम किया उन्होंने। केवल इंटरमीडिएट की औपचारिक शिक्षा के बावजूद मंगलेश डबराल, जैसा कि मुझे कल हमारे मित्र कवि व्योमेश शुक्ल ने बताया है कि किसी कार्यक्रम में उनके निधन के बाद उन्हीं की पीढ़ी के उनके कवि, साथी कवि अरुण कमल ने कहा है कि अज्ञेय के बाद सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कवि थे मंगलेश डबराल भारत के। ये कितनी बड़ी बात है, जिसकी औपचारिक शिक्षा सिर्फ इंटरमीडिएट रही हो। न सिर्फ ये पूरे विश्व तमाम विदेश यात्राएं करने वाले, तमाम विदेशों में कविता पाठ करने वाले, जर्मनी में उनकी कविता का एक शिलालेख लगा है और दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट नाम से अंग्रेजी में उनका कविता संग्रह अमेरिका के बड़े पब्लिकेशन हाउस ने प्रकाशित किया और महज 1 साल के अंदर, शायद 6 महीने में ही उसका पहला संस्करण खत्म हो गया। रॉयल्टी उन्हें डॉलर्स में मिली थी, जो रुपयों में ट्रांसलेट होके मुझसे बताया था उन्होंने, लाखों रुपए रॉयल्टी पहले संस्करण की उनको मिली थी। अरे वाह। 3 लाख या 3.5 लाख रुपए। तो मंगलेश का ऐसा नहीं है कि वो केवल अमेरिका से संग्रह आ गया अंग्रेजी में, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और ये भी एक किस्सा हो गया, 9910 40 24 59, 9910 40 2459, ये उनका मोबाइल नंबर था, मुझे याद रहता था। बहुत कम नंबर है जो मुझे याद रहते हैं। अब ये उनकी कविता मेरे लिए घटित हो गई है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इंट्रोवर्ट थे, वीरेन एक्सट्रोवर्ट थे। तो वीरेन डंगवाल को जब किस्सा में सुना रहा था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, तो वीरेन डंगवाल चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने वीरेन डंगवाल के सम्मान में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें केदारनाथ सिंह को बुलाया गया। हालांकि वो आ नहीं पाए, वो कहने लगे मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मुझे छोड़ दो, रहने दो टाइप की उन्होंने, तो वो आ नहीं पाए। लेकिन लीलाधर जमुड़ी आए, उसमें मंगलेश जी आए, उसमें हम लोग भी थे, मैं भी था। सभी कवियों के नाम भूल रहा हूँ, दूधनाथ सिंह जी थे और बद्री नारायण जी का कविता पाठ हुआ था। ये शायद 2005 के शुरुआत के जाड़ों की बात है। मदन कश्यप जी थे यहाँ। अगर कुछ नाम भूल रहा हूँ तो उन कवियों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो कवि सम्मेलन था। सीनेट हॉल जो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, वो पूरा भरा हुआ था, खचाखच। इतना बड़ा जलसा जैसा मैंने जीवन में नहीं देखा। वो जो कवि सम्मेलनी कवि होते हैं उनमें भीड़ होती है, लेकिन ये जो कवि हैं, जो हिंदी की मुख्य धारा के संजीदा कवि हैं, इनको सुनने के लिए कोई हॉल इस कदर भरा हो, ये दृश्य जीवन में एक ही बार देखा है। 2005 की शुरुआत में उसमें मंगलेश जी आए और उसमें क्या हुआ कि एक वरिष्ठ कवि थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे वो किराया और वो दिला दो, ऑनरेरियम दिला दो।
अब स्टूडेंट्स यूनियन ने वो कार्यक्रम किया था। अब विद्यार्थियों के पास पैसा होता नहीं, उन्होंने चंदे से किया था। तो चंदे के कारण आने जाने का साधारण श्रेणी का, सेकंड क्लास का, जो ये स्लीपर का किराया उन विद्यार्थियों ने कवियों को दिया था। और उनको गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम, वो सारा किया था। लेकिन बच्चे यानी विद्यार्थी एसी का किराया देने में समर्थ नहीं थे। और ये बात पहले ही कर ली गई थी कि ऑनरेरियम नहीं दे पाएंगे कवियों को। तो मुझसे एक वरिष्ठ कवि ने कहा कि वो ऑनरेरियम देना चाहिए। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स के पास पैसा कहाँ होता है, तो चंदे से किसी तरह आयोजन किया गया है, इसमें भी बहुत खर्च हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो स्टूडेंट्स के पास पैसा होता है वगैरह वगैरह। यानी कि उनका आशय था कि ज्यादा चंदा जुटाया जा सकता था। और हमको भाई तो मैंने मंगलेश जी को बताया कि ऐसा ऐसा ये कह रहे हैं। तो मुझसे मंगलेश जी बोले जाते समय कि उनको कोई पैसा न देना या उनको कोई और पैसा न मिलने देना। अच्छा। और फिर ये मतलब मैं तो आयोजक था नहीं, तो इसलिए मुझसे कहा कि उनको कोई पैसा न मिलने देना, ये तुम ध्यान रखना। स्टूडेंट से कवियों को पैसा नहीं लेना चाहिए। अरे वाह। और फिर रात के 11 बजे थे, 10-11 बजे थे या तो कोई ट्रेन थी जो इलाहाबाद से दिल्ली जा रही थी, उसमें मंगलेश जी को जाना था। तो मंगलेश जी ट्रेन में मतलब अपने कंपार्टमेंट में चले गए। और फिर ट्रेन को छूटने में समय था, तो दरवाजे पर खड़े थे, कंपार्टमेंट के दरवाजे पे। और हम लोग बाहर खड़े थे, उनको सी ऑफ कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर। मैं था, वीरेंद्र नगवाल थे, रामजी राय थे, प्रेम शंकर थे जो उस समय छात्र संघ के संयुक्त सचिव थे और इस समय हमारे जन संस्कृत मंच में हैं। ये सारे लोग उनको विदा करने के लिए, मदन कश्यप जी भी रहे होंगे। अब उन्होंने चढ़ाना शुरू किया वीरेंद्र नगवाल ने। वीरेंद्र नगवाल तो वैसे थे ना, मतलब विनोद प्रिय कवि थे, व्यंग्य धर्मी कवि थे। जलेबी शीर्षक कविता उन्होंने लिखी है, समोसा लिखी है। अब जैसे ये भी एक किस्सा है कि कविता पाठ होता था, अब वीरेंद्र नगवाल कविता पढ़ रहे हैं और मैं जानता था कि मंगलेश जी को इस तरह की कविताएं बहुत पसंद नहीं। तो मैं थोड़ा छेड़ने के लिए नीचे से कहता था ऑडियंस से वीरेंद्र नगवाल की जलेबी सुना दीजिए। अब मंगलेश जी कहते थे कि नहीं वीरेंद्र, जलेबी नहीं सुनाना, तो बिल्कुल नहीं, जलेबी नहीं सुनाना, जबकि वो श्रेष्ठ कविता है। वो कविताएं वो बड़ी मजेदार है। समोसा मतलब किस 2 बार निथारे उसने झन्न फन्न दसल, ये उसकी कलाकार इतराहट थी। मजेदार। दरअसल उसमें कलाकार इतराहट थी। कविताएं श्रेष्ठ हैं। और एक स्तर पर मंगलेश को भी अच्छी लगती थी। लेकिन जो उनका मिजाज था मंगलेश का, उसको सूट नहीं करती थी। तो जैसे मैंने कहा कि जलेबी सुना दीजिए, तो मंगलेश जी कहते थे कि नहीं वीरेंद्र, जलेबी मत सुनाना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर आइए स्टेशन वाली बात पे आप। तो अब मंगलेश और जो वो क्या नाम वीरेंद्र, जो कि अपनी किशोरावस्था या युवावस्था से मित्र थे, तो जाहिर है वीटो था, मंगलेश का वीटो था। अगर मैं कह रहा हूँ जलेबी सुनाओ और मंगलेश कह रहे मत सुनाओ वीरेंद्र, तो मंगलेश का वीटो चलता था, जैसे अमेरिका का वीटो चलता है। ठीक है। तो वहां एक अद्भुत घटना हुई कि वीरेंद्र नगवाल चिढ़ा रहे हैं उनको, 11 बजा है रात का और हिंदी का इतना बड़ा कवि खड़ा है कंपार्टमेंट में, खिड़की पे खड़ा है, विदा हो रहा है, और हम जैसे नए नौसिखिया कवि खड़े हैं वहां। और हम लोगों के सामने वो चिढ़ाते हुए कह रहे हैं मंगू। ये आदत थी वीरेंद्र नगवाल की कि वो नाम गढ़ते थे, नए नए नाम गढ़ते थे। अच्छा। लगभग जितने भी साहित्यकार थे, सबके निकनेम बना रखे थे उन्होंने। जैसे मंगलेश अग्रवाल को मंगू, मंगू नक्की दे दो मंगू।
नक्की का मतलब मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। नक्की मीन्स नाक के लिए कहा होगा। वो थोड़ी सी नाक लंबी है ना मंगलेश जी। तो बोले मंगू नक्की दे दो मंगू। ये इसका कोई मतलब नहीं, ये बहुत रिडिकुलस है, इसका कोई अर्थ भी नहीं। लेकिन वो मंगलेश वीरेंद्र नगवाल की तो आदत थी ना, उनकी कविता में भी आपको साउंड्स मिलेंगी जिनका कोई मतलब नहीं है। जैसे उनकी कविता है ना रात गाड़ी, रात गाड़ी कविता मंगलेश को संबोधित एक चिट्ठी है, जिसमें वो कहते हैं कि अपन लोग लगे रहे जीवन की चिक में, आत्मग्रस्त छिछलापन ही रह आया जीवन में शेष, प्यारे मंगलेश भीषणतम मुश्किल में दीन और देश, प्यारे मंगलेश। तो उसमें जो पंक्ति है ना, अपन लोग लगे रहे जीवन की चींची चींच चिक चिक में, तो ये इन साउंड्स के मार्फत वीरेंद्र डंगवाल एक हम लोग जो एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, इस मिडिल क्लास लाइफ की जो इसका जो शोर है, इसमें जो निरर्थकता है, उसकी वंदना करते हैं इन ध्वनियों के माध्यम से। अपन लोग लगे रहे जीवन की चीची ची चिक चिक में, तो वो साउंड्स का प्रयोग है। देखिए, मंगू नक्की दे दो मंगू। अब मंगलेश डबराल एम्बेरेसमेंट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो शालीन हैं, वो संजीदा स्वभाव के हैं, वो गरिमा, एक डिग्निटी, हमेशा एक गरिमा मेंटेन करते थे मंगलेश। और बिल्कुल नए कवि खड़े हैं वहाँ, और उनके सामने मंगलेश को ऐसा बोल रहे हैं वो कि मंगू नक्की दे दो मंगू। अब मंगलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के टाल रहे हैं कि इसका जवाब न देना पड़े। एक बार मुस्कुराए, टाला उसको। थोड़ी देर बाद फिर वीरेंद्र डंगवाल मंगू नक्की दे दो मंगू। एक अजीब स्थिति, अजीब एम्बेरेसमेंट। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ विल मंगलेश डबराल ओवरकम दिस सिचुएशन। और मैं बड़े ताज्जुब से और थोड़े संकोच के साथ ये नजारा देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब 3 बार कह लिया इन्होंने, 3 या 5 बार कह लिया, और गाड़ी वो जा रही, मैं सोच रहा था किसी तरह गाड़ी चली जाए और एम्बरेसिंग सिचुएशन खत्म। लेकिन गाड़ी वो हिली नहीं रही थी। भारत में तो गाड़ियों का हाल आप जानते हैं। ठीक है। तो मंगलेश ने जवाब दिया, वो अद्भुत है। क्या कहा? मंगलेश ने कहा कि वीरेन, अगर एक बार भी और कहा इसको तो मैं गाड़ी से उतर के तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो ये जो प्यार है, इतना प्रगाढ़ प्यार कवियों के बीच हो सकता है, एक असंभव प्यार। ये मैंने अपने जीवन में ये जो इन कवियों का प्यार देखा है, वीरेंद्र डंगवाल, मंगलेश डबराल और आलोक धनवा, इन तीनों में जो घनिष्ठता देखी है जी, प्यार की जो संशक्ति देखी है, ये अब एक सपना है। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्यार कवियों के बीच संभव है। हम लोग एक कैपिटलिस्ट, एक पूंजीवादी समाज में रहते हैं, और इसमें कवियों के बीच कैरियर होता है। कैरियर को लेके झगड़े होते हैं, प्रतिद्वंद्विता होती है, ईर्ष्या द्वेष होता है, एक दूसरे पर अभद्र और अशालीन हमले होते हैं। ऐसी कैपिटलिस्ट सभ्यता में, ऐसे कैपिटलिस्ट निजाम में मंगलेश, वीरेन और आलोक धनवा कितना प्रभुत, कितना गहरा, कितना प्यार था, मैं बता नहीं सकता। कितना इन लोगों में प्रेम था। मैं आपको एक छोटा सा, वो किस्सा तो नहीं है, लेकिन मैंने एक बार मंगलेश जी को फोन किया। आलोक धनवा का संग्रह आया था, जो हिंदी का एक बेमिसाल कविता संग्रह है, दुनिया रोज बनती है। और उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिल पाया। तो मैंने एक बार मंगलेश जी से फोन पे कहा कि उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि उससे अच्छा संग्रह तो पिछले 1 दशक में आया नहीं है। साहित्य अकेडमी अवार्ड की विडंबना देखिए आप, वो मुक्तिबोध को नहीं मिला, निराला को नहीं मिला,
वो आलोक धनवा को नहीं मिला। ये न्याय हुआ, मंगलेश जी को मिला, उनके साथ न्याय हुआ, वीरेंद्र नंगवाल को मिला, उनके साथ न्याय हुआ। लेकिन जिनके साथ नहीं हो पाया न्याय, उनके नाम मैंने लिए, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अवार्ड से बड़े हैं। कई बार अवार्ड किसी को मिल जाए तो उसका सम्मान नहीं होता है, उसका तो मुझे लगता है अवमूल्यन हो जाता है। जैसे महात्मा गांधी को लोग अफसोस करते हैं कि नोबेल प्राइज नहीं मिला। मेरा मानना है कि अगर मिल जाता तो उनका कद छोटा हो जाता। तो आपने फोन किया मंगलेश जी को? जैसे मैंने फोन किया कि ये आलोक को नहीं मिला, बड़ा गलत हुआ। तो कितना अच्छा जवाब दिया, कभी भूल नहीं सकता मैं। उन्होंने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन छोड़ो इस बात को, अवार्ड से क्या होता है। आलोक के बारे में बहुत सारी बातें हैं और तुम्हें कभी बताएंगे। फिर बोले आलोक धनवा हम लोगों का जख्म है। अब वो बातें क्या थी कभी नहीं पता चल पाया, अचानक चले गए वो, नहीं जान सकते हम। लेकिन वो वाक्य दे गए हैं हमें कि आलोक धनवा हम लोगों का जख्म है। इतना प्यार था इन लोगों में। अब हमको लगता है कि आलोक अकेले छूट गए हैं तो ये कठिन समय है उनके लिए, हम सबके लिए कठिन है। मंगलेश के बिना जीना जी, उनकी कविता के बिना जीना। कविता तो रहेगी साथ में, लेकिन और कविताएं वो लिख रहे थे। कल हिंदी के एक प्रसिद्ध आलोचक, आलोचना पत्रिका के एडिटर हैं आशुतोष कुमार जी, उनका फोन आया था कल। दिल्ली में रहते हैं, फोन पर जब मिलाता हूँ तब भी बात नहीं हो पाती है और उनके पास भी समय नहीं रहता है कि मुझसे बात कर लें। लेकिन ये घटना इतनी बड़ी है, इससे हिंदी का पूरा समाज इतना हिला हुआ है कि आशुतोष कुमार ने कल फोन करके देर तक बात की उससे। तो उसमें उन्होंने कहा कि मंगलेश का जाना इसलिए स्तब्ध कर रहा है क्योंकि मंगलेश वाज एट हिज बेस्ट एट दिस टाइम। यानी कि वो अभी उनका संग्रह आया था स्मृति एक दूसरा समय है जिसका आप जिक्र आप कर रहे हैं, और पिछले साल उनकी ये यात्रा वृत्तांत ट्रेवलॉग आया है, एक सड़क एक जगह नाम से। वो अद्भुत गद्य है। वो मंगलेश डबराल की कविता बेहतर है या गद्य बेहतर है, ये तय करना बहुत मुश्किल है। ऐसा मुझसे ज्ञानरंजन कहते हैं जो पहल के संपादक हैं कि पंकज मैं ये तय नहीं कर पाता हूं कि मंगलेश गद्य ज्यादा अच्छा लिखता है कि कविता ज्यादा अच्छी लिखता है। दोनों उसके बेमिसाल हैं उसका, और दोनों में जो सौंदर्य है, जो औदात्य है, वो एक दूसरे से घोड़ लेता हुआ है। उनकी कविता में भी गद्य के तो अविस्मरणीय वाक्य हैं, याद हो जाते हैं। जैसे एक वाक्य मुझे 25 साल से याद है कि भोजन एक बुनियादी किस्म की सुरक्षा है। या एक वाक्य मैंने फेसबुक पर लिख दिया था उनके गद्य से लेके कि स्त्रियां बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं, दरअसल वे स्वयं श्रेष्ठ रचनाएं हैं। अच्छा, कितना अद्भुत है, कितना संवेदनशील कवि था। स्त्रियां अच्छी कविताएं लिख रही हैं, दरअसल वे स्वयं श्रेष्ठ रचनाएं हैं। तो ये थी हमारी पंकज चतुर्वेदी के साथ बातचीत। मंगलेश डबराल को याद करने की कोशिश, उनको समझने की, थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश लल्लन टॉप की तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सिद्धार्थ। नमस्ते, शुक्रिया।